जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है हमारा पर्यावरण वाला जो चैप्टर है उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और जो है हम इसमें जैसा कि बात करते हैं क्वेश्चन से सीधा शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर प्रकार का डाउट क्लियर पाए। इसमें हम जो है पिक्चर का भी इस्तेमाल किए हैं, तो आप जरूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छा वीडियो लगेगा। तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के देश हैं। क्या है? तापमान, वर्षा, पवन आदि जो है पर्यावरण के किस प्रकार का कारक ही बताना है। तो ये जो है आपके पर्यावरण का जो तापमान हो गया, वर्षा हो गया, ये कैसे कारक हैं? तो ये जो है आपके क्या है, भौतिक कारक है। क्या है? भौतिक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा ये पारिस्थितिकी है, इसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पर्यावरण है और मानव के बीच जो आपसी संबंध है उसके अध्ययन को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और इसमें जो है पर्यावरण में दो तरह का घटक होता है, एक जैविक घटक जो कि सजीव होता है और दूसरा जो होता है हमारा अजैविक घटक या हम निर्जीव उसको कहते हैं। ये दोनों आते हैं। जैविक घटक के अंदर जंतु और पेड़ पौधा आ जाता है और अजैविक घटक के अंदर जो है ताप, आर्द्रता, नमी, पर्वत, नदी, पहाड़, ये सब जो आता है। ठीक है, तो कई जीव मिलकर जो है एक समुदाय का निर्माण करते हैं और इस तरह से जो है क्या होता है, और कई समुदाय मिलकर जो है एक इकोसिस्टम का निर्माण करता है और फिर यही इकोसिस्टम मिलकर जो है एक वॉइम का निर्माण करता है और यही वॉइम मिलकर जो है एक बायोस्फीयर का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो जो जल का एक बूंद होता है उसको बोलते हैं सबसे छोटा इकोसिस्टम। वहीं सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो होता है वो बायोस्फीयर होता है। और इस तरह से जो सबसे अस्थायी घटक है, सबसे अस्थायी घटक यदि इकोसिस्टम का कहा जाता है तो वो समुद्र को कहा जाता है। जीव मंडल में जो है आपका नाइट्रोजन का चक्र का कार्य जो होता है ये जीवाणु करते हैं और इकोलॉजी के पिता जो है हेक्कल को कहा जाता है, जबकि इकोलॉजी शब्द जो है वो रीटर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ध्यान में रिवीजन करते चलेंगे ताकि आपका जो पढ़े हैं आप टॉपिक ये आपको नहीं कवर कराया गया है, यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह से कवर करवा देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए। ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणुओं में तोड़े जा सकते हैं कहलाते हैं। यानी कि जिसको जो है आप सरल अणु में तोड़ सकते हो जैविक प्रक्रम के द्वारा, उसको क्या कहते हो? तो जिसको हम तोड़ सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय। देखिए, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ये दो तरह का होता है। एक जैव निम्नीकरणीय होता है जिसको कि सूक्ष्म जीव जो होता है खत्म कर सकता है, और ये जिसको सूक्ष्म जीव सड़ा गला के या किसी भी तरह से इसको खत्म कर सकता है तो उसको वो खतरनाक नहीं होता है। इसे पदार्थ को जो है सूक्ष्म जीव अपघटनीय भी कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, जो जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि मलमूत्र हो गया, गोबर हो गया, जंतु हो गया, पौधा, तो इस सबसे जो उत्पन्न होता है पदार्थ वो सभी क्या होते हैं? जैव निम्नीकरणीय होते हैं। और दूसरा पदार्थ होता है अजैव निम्नीकरणीय। क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीव जो होता है खत्म नहीं कर पाते हैं, और चूंकि इसको सूक्ष्म जीव नहीं खत्म कर पाते हैं किसी भी तरह से, ना खाकर, ना सड़ाकर या किसी भी तरह से खत्म नहीं कर पाते हैं, यही क्या हो जाता है? पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक होता है। और ऐसे पदार्थ को जो है सूक्ष्म जीव अनपघटनीय पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ऐसे पदार्थ को आप जैव भू रासायनिक प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक हो गया, DDT हो गया, या आपका बेंजीन, इस तरह का चीजें हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस समूह में अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हमने बता चुका हूं क्या होता है। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब क्या है कि आप उसको सड़ा गला नहीं सकते हैं, आप या कोई भी सूक्ष्म जीव जो उसको सड़ा गला नहीं सकता है उसको। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है? घास, पुष्प, चमड़ा। आपको पता है ये सभी जो है ना सड़ने गलने वाला चीज है, ये हमेशा के लिए पृथ्वी पर मौजूद नहीं रह सकते, सड़ गल जाएगा। घास, लकड़ी, प्लास्टिक, तो इसमें से जो आपका प्लास्टिक है ये क्या होगा? कभी भी सड़ेगा, गलेगा नहीं। तो इस तरह से ये क्या है कि ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है, बल्कि क्या हो गया? ये अजैव निम्नीकरणीय है, यानी कि सड़ने वाला नहीं है। और हमें यही खोजना था जो अजैव निम्नीकरणीय है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसमें हम इस क्वेश्चन में जो है आहार श्रृंखला को पूरा समझ लेंगे। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? देखिए, आहार श्रृंखला में जो होता है वो तीन चीज शामिल होता है। एक उत्पादक होता है, फिर उसका उपयोग करने वाला उपभोक्ता भी होता है। ठीक है, इस तरह का।
तो घास घास गेहूं आम, क्या घास गेहूं आम, घास को गेहूं खाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव, हाँ ये एक आहार श्रृंखला है। दूसरा देख लीजिए, बकरी को गाय खाएगी क्या? नहीं। घास को मछली खाएगी, खा सकती, क्या मछली को बकरी खाएगी? नहीं खा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो इको जो आहार श्रृंखला निर्माण कर रहा है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब जरा आहार श्रृंखला को समझ लेते हैं। आहार श्रृंखला जिसे कि इंग्लिश में हम फूड चेन कहते हैं, ये जो होता है पारितंत्र का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसी को आहार श्रृंखला कहा जाता है। 3 चीजों से मिलकर बना होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 चीज होते हैं। यहाँ पे आप सबका पिक्चर देख सकते हैं, ये जो पौधा होता है वो उत्पाद होता है। उपभोक्ता जो है ये कोई जो इस उत्पाद का उपयोग करता है उसको उपभोक्ता कहते हैं, और इस उपभोक्ता का जो उपयोग कर लेगा उसको अपघटक कहेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे आप समझिए कि कई तरह का आहार श्रृंखला होता है, जैसे कि घास के मैदान के आहार श्रृंखला हो गया। तो घास के मैदान का आहार श्रृंखला में क्या होगा, घास होगा, घास को कीट खाएंगे, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। तो ये जो आपका हो इस तरह का जो आपको रहेगा तो आप कहेंगे ये घास के मैदान की आहार श्रृंखला है। वही जो है जलीय आहार श्रृंखला जब आपसे पूछा जाए तो जलीय पौधे को खाएगा कौन, छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खाएंगे, तो बड़ी मछली, और बड़ी मछली कौन खाएगा, तो बगुला खाएगा। तो ये किस प्रकार का श्रृंखला है, ये जलीय आहार श्रृंखला है। वन की आहार श्रृंखला यदि आपसे कहता है तो वन को कौन खाएंगे, हिरन खाएंगे, और फिर हिरन को शेर खाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का आपका ये 3 श्रृंखला याद रखना है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन इस पे बहुत बनता है, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर रखें। यदि आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, आपका परफेक्ट जो है एकदम क्या बन जाएगा, जो मटेरियल नोट्स है वो परफेक्ट बन जाएगा, इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, तो आप जरूर इस बात को चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो बेहिचक से यहाँ पे आप सारे उदाहरण को देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये 1 हो गया, 1 को कौन खा रहे हैं, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, ये आपका शेर, बाघ। ठीक है, उसी ये तो इस प्रकार के जो आहार श्रृंखला है इसको आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, तो ये 1 वाला आहार श्रृंखला हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये घास है, घास को कीट खाया, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को जो भी बाज गरुड़ हो गया उसको खाया गया। तो ये क्या हो गया आपका मैदानीय आहार श्रृंखला हो गया। वहीं पे समुद्री आहार श्रृंखला जो हो गया वो आपका क्या हो गया, जैसे कि घास है, घास को कोई छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली के बाद बड़ी मछली, बड़ी मछली को कौन खा लेंगे, आपके बगुला खा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र का व्यवहार करते हैं। तो पर्यावरण मित्र का व्यवहार इसमें से कौन करता है ये बताना है, यानी पर्यावरण के लिए क्या हो, वो अच्छा हो आपका वो व्यवहार। कपड़े के थैले का उपयोग करना, तो बिल्कुल आप कपड़े का थैले का उपयोग करना भी क्या है, पर्यावरण मित्र के जैसा ही व्यवहार है। बेमतलब पंखे ना चलाना, जी यदि बेमतलब पंखा चलाते हैं तो बेकार का क्या होता है, ऊर्जा की खपत होता है। तो ये भी क्या है, एक अच्छी हैबिट है, पर्यावरण मित्र का एक व्यवहार है। स्कूटर पर विद्यालय ना जाकर पैदल जाना, जी स्कूटर से जाने से क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो उससे अच्छा कि पैदल जाएं, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। और स्कूल जो होता है वो विद्यालय जो होता है बगल में ही होता है। तो ऐसा किस तरह का हो गया, ये उपयुक्त सभी हो गया, क्या हो गया, सभी हो गया। अब जिसका स्कूल दूर है तो फिर है ना, समझते हैं बात को, तो इस ऑप्शन से हिसाब के क्या हो जाएगा, हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या उत्तरदायी है आपको ये बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो होता है वो आपका CO2 जो होता है ये आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और जान लीजिए ग्रीन हाउस के बारे में, जो ग्रीन हाउस होता है ये जो उमस बोलते हैं हम लोग, उमस जब बढ़ जाता है तो उसी को है ना ग्रीन हाउस कह देते हैं, और कोई खास नहीं है। और जब उमस जो होता है, यही उमस यानी गर्मी, जब उमस का मतलब गर्मी हो गया, तो उमस यानी यही गर्मी जब पूरे पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, पूरे पृथ्वी पर जब आपका ये गर्मी बढ़ने लगता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना। और इस तरह का जो शब्द है आपका, ये शब्द जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसको वैली फांकल ने दिया था। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे मुख्य कारक गैस माना जाता है वो CO2 को माना जाता है। इसलिए CO2 को रोकने के लिए जो है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है, यहाँ आप जो है ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस का पिक्चर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जंतु प्लावक क्या है। तो जंतु प्लावक जो होता है ये उपभोक्ता होता है, क्या होता है, उपभोक्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे आप सारे जंतु प्लावक को देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट क्या है कि किसी वन के पारितंत्र में शेर या चीता है। तो पारितंत्र में शेर या चीता क्या होता है ये बताना है।
देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा उत्पादक होता है, उत्पादक को खाता है जो उसको उपभोक्ता, उपभोक्ता 3 प्रकार का होता है, अभी बात करेंगे। तो ये शेर और चीता जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये शेर को, तो ये क्या होता है आपका, ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। क्या होता है, सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ओजोन क्या है, तो ओजोन क्या है, तो ओजोन जो है एक क्या है कि आपका गैस है। ओजोन क्या है, एक गैस है। चलिए ओजोन को समझ लेते हैं। ओजोन जिसका कि अनुसूत्र O3 होता है, ये क्या है, एक गैस है और ये 3 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन जो है ये समताप मंडल में पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर एक मोटी गैसीय परत का क्या है, एक आवरण है। ओजोन जो है ये पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी विकिरणों से, इसीलिए इसको जो है सुरक्षा छतरी कहा जाता है। ओजोन परत को सुरक्षा छतरी कहते हैं, ठीक है। ओजोन परत को जो है सर्वाधिक जो क्षति होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, यानी CFC से होता है, ठीक है। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि पराबैंगनी विकिरणों के पृथ्वी पर पहुंचने से निम्नांकित में से किसकी संभावनाएं नहीं है। यानी कि जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या नहीं संभव है। मोतियाबिंद हो ही सकता है, त्वचा केंद्र हो ही सकता है, अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। तो एक क्या नहीं होगा, तो जलवायु परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, और जो नहीं है वही हमको बताना था। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पराबैंगनी किरणें यदि आपसे आता है तो आपको पराबैंगनी विकिरणों से क्या हानि है उसको समझ लीजिए। तो इससे जो है मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, और जो DNA है अनुवांशिक रोग इसका खतरा बढ़ जाता है, और जो जलीय जीव है उसको हानि होता है, और जो पेड़ पौधा है उसको भी क्षति हो सकता है। तो इस तरह का जो है आपका जो पराबैंगनी विकिरणों से हानि होती है, और इसको जो है हमारे ओजोन जो है इससे हमें रक्षा करता है, ठीक है। इस ओजोन के बारे में तो सारा बात बता ही चुके हैं। तो ये हमारा जो था आज का क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं जो आपने वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, और इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों जहां हो सकता है वहां शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। यदि आप पूरा देखे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और जो है आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है बिना आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और बिना जो है किसी प्रकार की भावना से मुक्त जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।